हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लगातार क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच आज हम आपके साथ चैप्टर नंबर 5, जिसे हम वर्तमान समय में मतलब सिलेबस बदलने के बाद में इसका नाम जो है भारत में दल और दलीय व्यवस्था कर दिया गया है। हालांकि वैसे इसका पुराना नाम, इस चैप्टर का 5 नंबर का पुराना नाम क्या था? कांग्रेस प्रणाली। क्या नाम था दोस्तों? कांग्रेस प्रणाली। चुनौतियां चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। पहले इस चैप्टर का नाम यही हुआ करता था दोस्तों, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना और कांग्रेस प्रणाली। लेकिन अब इसका नाम बदल करके भारत में दल और दलीय व्यवस्था कर दिया गया है। अब इस चैप्टर को दोस्तों हमें समझना है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपका 4 नंबर में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शुरू के 3 चैप्टर जो थे हम लोग पढ़े थे, वो हमारे पहले चैप्टर में जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और उसमें हमने 3 चुनौतियों को समझा था। पहली चुनौती राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित करने की चुनौती थी, जिसके लिए हमें अपने क्षेत्र में यानी अपने देश में विभाजन की प्रक्रिया से निपटने के बाद राज्यों का पुनर्गठन और 14 राज्य बनाना और केंद्र शासित को बनाना था। यानी हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता स्थापित कर चुके थे। जब दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा तो उसमें हमारी दूसरी चुनौती जो थी लोकतंत्र को स्थापित करने की, तो हमने दूसरे चैप्टर में क्या किया? चुनौती को स्थापित भी किया, वो लोकतंत्र को स्थापित किया, संविधान बनाया, संविधान को लागू किया। उसके बाद हम निर्वाचन आयोग की स्थापना किए। क्या क्या चुनौतियां आई उसको देखा और पार्टियों के बारे में हमने समझा और दल की उत्पत्ति देखा। तीसरा चुनौती थी हमारी, क्या थी? समानता आधारित विकास की। उसके लिए हमने तीसरा चैप्टर नियोजित समाज को भी देखा, नियोजित विकास को भी देखा। इसके बाद हमने अपने विदेश नीति को तय किया कि हमारी विदेश नीति क्या थी, यानी चौथा चैप्टर हम विदेश नीति। अभी तक तो जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे और जवाहरलाल नेहरू के ही कर कमलों में सारी चीजें दोस्तों चल रही थी। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, खास करके अगर देखा जाए तो ये चैप्टर में हम इस लेक्चर में 1964 के बाद और 1971 के बीच की कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। 64 के बाद दोस्तों क्यों, एकदम आराम से समझिएगा। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल साइलेंट होकर के मेरी इस लेक्चर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरी अच्छी तरह से चैप्टर को हम समझाएंगे आपको। और अगर इसके समझने के दौरान ही अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, तो जो व्यक्ति नए वीडियो देख रहे हैं प्लीज आप उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ध्यान से समझिए, हम इस चैप्टर को आपको बड़ी इत्मीनान तरीके से बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम खास करके 64 से लेकर के 71 की कहानी पढ़ेंगे लेक्चर 1 में। अर्थात हम उस समय की बात करेंगे चैप्टर नंबर में जब मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और वहां से लेकर के जब देश में पहला आम चुनाव होता है 1951 और 52 का चुनाव जिसे कहते हैं, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए। जनता ने उन्हें स्नेह प्रेम दिया और चुन करके लाया। उसके बाद आगे के 1957 के चुनाव में भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के पद को संभाला। 1962 में भी जनता ने उन्हें चुना। यानी लगातार 3 पीरियड, यानी लगातार 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया और पूरी देश उनके ऊपर निर्भर हो चुका था। देश में लगातार वो अपना काम कर रहे थे। गरीबी को हटाने की बात हो, असमानता को दूर करने की बात हो, विकास की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो या आधुनिक भारत बनाने की बात हो, हर प्रकार से अपना वो प्रयास कर रहे थे।
लोगों को ये भरोसा था कि जब तक नेहरू हैं तो कोई हमें देश के लिए चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि नेहरू जी देश को बेहतर रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, बेहतर तरीके से विदेश नीति तय कर रहे हैं। हर एक वो चीजों को लोगों को भरोसा था कि नेहरू हैं तो किसी बात का हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि मई 1964 में अचानक हम क्या कह सकते हैं, हालांकि अचानक नहीं कह सकते हैं, हालांकि इससे पहले लगभग 1 साल से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन लोगों को यह उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी वो चले जाएंगे। लेकिन अचानक मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, देश के सामने एक संकट होता है, इसके बाद कौन, यानी अब एक उत्तराधिकार का संकट बनकर के आता है कि अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश को कौन नेतृत्व करेगा। और इसी चीज की कहानी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, कि अब इस राजनीति में नया उत्तराधिकार कौन बनेगा। क्या नेहरू जी ने किसी को अपने उत्तराधिकार के लायक बनाया था, या अपना उत्तराधिकार समझ करके उन्हें ट्रेनिंग दी थी कि मेरे ना रहने के बाद आप देश को संभालोगे? नहीं, सब कुछ नेहरू जी के हाथों में ही निर्भर था। और नेहरू के मरने के बाद एकदम पूरा देश सदमे में आ गया, और एक सवाल ये गुजरने लगा देश की राजनीति में कि नेहरू के बाद कौन। और दूसरा सवाल ये गुजरने लगा कि देश का क्या होगा, क्या लोकतंत्र बचेगा या लोकतंत्र बिखर जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, दूसरा कोई आएगा और देश के फिर से तानाशाही के दौर में लेकर के जाएगा। ये तरह तरह के सवाल लोगों के सामने उलट रहे थे, क्योंकि अभी भी देश से ना गरीबी पूरी तरह से खत्म हुई थी, ना गैर बराबरी का मामला खत्म हुआ था, सांप्रदायिक मामले अभी भी चल रहे थे, बेरोजगारी अभी भी देश में था, क्षेत्रीय भिन्नताएं आज भी देश में अभी भी चल रही थी। यानी हर प्रकार से कुछ न कुछ समस्याएं देश में थी, और इसी मध्यधार में नेहरू जी देश छोड़ के चले जाते हैं। और यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब हमने थोड़ा सा इसको लेक्चर दिया चैप्टर को, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकार का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा और इसे कैसे देखा जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम बात करते हैं राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। कहते हैं दोस्तों कि मई के 64 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई, यानी मई 1964 में अचानक नेहरू जी की मृत्यु हो गई। हालांकि लोग कहते हैं कि पिछले 1 साल से उनकी तबीयत खराब थी। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध का भी 1962 में भारत प्लस चीन के बीच युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध का भी नेहरू जी के ऊपर असर था। नेहरू जी इससे भी क्या थे, बड़ी प्रभावित थे, क्योंकि हम तो एक नारा के साथ चलते थे 1949 के बाद से ही, पंचशील समझौता 1954 के बाद से ही, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन उसी भाई ने हमारे पीठ पे खंजर मारा था जिसका नाम चीन था। तो इस बात को लेकर के भी नेहरू जी बड़ी नाराज थे और बड़ा दुखी रहते थे। तो लोग कहते हैं, कई सारे उस समय के लोग कहते हैं कि इससे भी बड़ी प्रभावित थे। बात जो भी रही हो, मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है और पिछले वे 1 साल से भी ज्यादा समय से बीमार भी चल रहे थे। इससे नेहरू जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर के बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। सवाल यही मार्केट में अब तैरने लगा कि नेहरू के बाद कौन होगा जो नेहरू के बाद देश को आगे लेकर के चलेगा। पहली सवाल, क्योंकि लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में ऐसे माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था। मतलब एक तो सवाल ये तैर ही रहा था कि नेहरू के बाद कौन, और दूसरा भी सवाल ये तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में क्या होगा, इस देश का क्या होगा। अगर नेहरू ना रहे
तो आगे इस देश का क्या होगा, ये भी एक सवाल मार्केट में तैर रहा था। और क्या होगा, यानी दो सवाल, नेहरू के बाद कौन और देश का क्या होगा। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। इसीलिए देखो दोस्तों, यहीं से आपका एक क्वेश्चन यहां बन जाता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपको पूछा जाता है कि 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक क्यों कहते हैं। तो 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह दौर बेरोजगारी का था, यह दौर गरीबी का था, ये दौर गैर असमानता का था, ये दौर सांप्रदायिकता का था, ये दौर क्षेत्रीय विभिन्नता का था। और इन सारे सवालों का अभी तक उत्तर पूर्ण रूप से खोजा नहीं गया था। इसीलिए इन सारी समस्याएं अभी उलझी हुई थी, असमानताएं बनी हुई थी, खाद्यान्न संकट हमारे सामने था, मानसून की विफलता हमारे सामने थी, कई समस्याएं हमारे सामने थी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो हम इस दौर को 1960 के संकट को कहते हैं। तो ये उत्तर आपका यहीं पे मिलेगा। कहता है कि खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी भी अनसुलझे थे। पूरी तरह से इन सवालों का जवाब अभी नहीं निकला था। इसी में महंगाई भी थी, मानसून की विफलता भी थी, लगातार ये बढ़ रही थी। तो संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण कहीं देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि नेहरू के सामने भी ये समस्याएं थी। लेकिन नेहरू एक रेडिकल नेता थे, एक सोचे समझे सुलझे हुए इंसान थे। वो सारी समस्याओं का रास्ता धीरे धीरे निकाल रहे थे। लेकिन देश को इस बात का डर था कि क्या पता कोई अगला प्रधानमंत्री आएगा, इतना सुलझा हुआ होगा या नहीं होगा, और क्या हुआ उस देश को इस रास्ते से लेकर जाएगा इतनी समस्याओं में। ये सवाल तो तैर ही रही थी। इसीलिए लोगों को लग रहा था कि देश का आखिर क्या होगा, लोकतंत्र रहेगा या लोकतंत्र फिर से समाप्त हो जाएगा, ये सवाल आ रहा था, अथवा खुद ही देश बिखर जाएगा। ऐसे स्थिति में बड़ी समस्या देश के सामने चल रही थी। और ऐसे में उस समय हमारे देश के कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे के कामराज थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष कौन थे, के कामराज, के कामराज। इनके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि अब आपको देखना है कि नेहरू के बाद देश में कौन उत्तराधिकारी को संभाल पाएगा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नेहरू का स्थान ले पाएगा और देश को एक सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। ये सवाल उनके सामने उलझे हुए थे और उनके ऊपर ही जिम्मेदारी थी। उन्होंने बड़ी ही शालीनता से इसका रास्ता निकालने का प्रयास किया और बड़ी ही सुलझे हुए राजनीति के तौर पर यह रास्ता निकल गया कि नेहरू के बाद कौन। तो अब देखिए अगला हेडिंग आता है, नेहरू के बाद शास्त्री जी। लोगों ने बड़ी ही उम्मीद के साथ शास्त्री जी पर लोगों ने विश्वास कराया। लाल बहादुर शास्त्री जिसका नाम था, बड़े ही छोटे कद के सुलझे हुए इंसान थे, बड़ी ही विनम्रता का साथ चलने वाले व्यक्ति थे, देश के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान व्यक्ति थे। गरीबी को इन्होंने देखा था और गरीबी को महसूस करते थे और उसी के रास्ते से निकालने का प्रयास देश को भी करने का इन्हें आदत थी। ये नेहरू जी के अच्छे मित्रों में से एक थे। इनके पास पहले रेल मंत्री होने का गौरव भी प्राप्त था। इन्होंने नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इनके समय में एक बार रेल दुर्घटना हुई थी और इन्होंने उस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया था। इस तरह से एक सुलझे हुए इंसान थे, बड़े ही शानदार तरीके से व्यक्ति थे। लगभग कांग्रेस के सारे लोगों का, जब मंत्रिमंडल का बैठक होता है, सारे लोगों की सहमति इनके ऊपर आती है और बड़ी ही सुलझे हुए सवालों के साथ ये रास्ता निकाल लिया जाता है कि नेहरू के बाद शास्त्री जी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे, जो दूसरे प्रधानमंत्री कहलाएंगे और शायद ये देश के लिए अच्छे व्यक्ति साबित होंगे और रास्ता निकाल करके लेकर चले जाएंगे, देश को बिखरने नहीं देंगे। लोगों ने उम्मीद जताई और उस उम्मीद पर शास्त्री जी उतरने का प्रयास भी करने लगे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री 64 में बन गए। दुर्भाग्य लेकिन कह सकते हैं कि इन्हें बहुत कम समय मिला, लगभग 2 साल तक का भी समय नहीं मिला, लगभग 19 महीने का इन्हें समय मिला था और उस 19 महीने में इनके सामने
देश दो परिस्थितियों से गुजर रहा था। एक तरफ जहां 1964 के बाद मानसून विफल हो चुका था और खाद्यान्न की समस्या देश में खड़ी हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ 1965 में पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर चुका था। और इन दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए इन्होंने एक जो नारा दिया, इससे इनके राजनीति के सुलझे हुए कदम को समझा जा सकता है, जिसका नाम था जय जवान और जय किसान। घर घर का ये नारा बन चुका था, बच्चे बच्चे का नारा बन चुका था, जय जवान जय किसान का नारा। इससे इनकी राजनीतिक दूरदर्शिता का पता चलता है कि कैसे इन्होंने एक साथ दोनों ही कठिनाइयों से निपटने का प्रयास किया। एक तरफ जहां खाद्यान्न की संकट के लिए किसानों को उन्होंने शाबाशी दी, वहीं पर देश के लड़ने के लिए जवानों को भी शाबाशी दी, और इसी के दोनों के साथ जय जवान जय किसान का नारा देश में सफल हो रहा था। बड़ी अच्छे तरीके से ये देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेहरू जी के बाद। नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से ठगे रह गए। यानी लोगों को जो लग रहा था कि नेहरू के बाद कौन होगा, कौन संभालेगा इनके, लेकिन उसका रास्ता बड़ी ही आसान तरीके से निकाल लिया गया, और उसका रास्ता निकलते ही देश में एक शांति का दौर शुरू होता है। ठगे से ठगे रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज, जो के कामराज थे, के कामराज के ऊपर सारी जिम्मेदारी आई। किसके ऊपर जिम्मेदारी आई? के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के ही पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुन लिए गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बन गए। शास्त्री 1964 से लेकर के 10 जनवरी 1966 तक, क्योंकि 10 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी, मात्र 19 महीने का कम कार्यकाल में इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि दृढ़ सोच अगर हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इसी छोटी अवधि में देश में दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। मतलब छोटे से काल में इनके समय दो चुनौतियां आती हैं। भारत चीन युद्ध के कारण, भारत चीन का युद्ध हुआ था, मैंने अभी बताया आपको कि भारत और चीन के बीच में 1965-62 में युद्ध हुआ था, जिसके कारण देश में महंगाई बढ़ गई थी, आर्थिक कठिनाइयों से उभरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही इसी समय मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति बन गई थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आ पड़ा था। फिर एक तो यही समस्या था, यानी देश में खाद्यान्न की समस्या। वहीं दूसरी तरफ 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ रहा था। यानी दोनों मोर्चे पर नेहरू जी की एक कठिन परीक्षा चल रही थी। एक तरफ देश खाद्यान्न के संकट से गुजर रहा था, मानसून की विफलता, महंगाई का दौर ये चल रहा था, तो दूसरी तरफ देश के बॉर्डर पे जवान लड़ रहे थे। अब नेहरू जी की परिपक्वता और उनकी दूरदर्शिता को क्या शास्त्री जी कर पाएंगे? क्या शास्त्री जी इन दोनों ही समस्याओं से निपट पाएंगे? ये रास्ता उनके सामने था और ये अब वो करने का प्रयास कर रहे थे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान, याद रखिएगा ये नारा इनका बहुत लोकप्रिय था, जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, जो इस समय एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ही ताशकंद थी और ये ताशकंद उस समय यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद वो किस लिए गए थे? तो 1965 का जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि करने के लिए, यानी एक समझौता के लिए ताशकंद में गया, जिसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं। भारत के लाल बहादुर शास्त्री भी गए थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान भी वहां गए थे। समझौता भी होता है और समझौते के बाद शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है वहां पर। ये मृत्यु आज तक भारत के इतिहास में एक रहस्यमय बना हुआ है कि आखिर नेहरू जी, शास्त्री जी की मृत्यु हुई कैसे।
कहां पर? ताशकंद में। दबाव था या क्या था? ठीक है दोस्तों, तो वहीं पर इनकी मृत्यु देहांत हो गया। ताशकंद आज तब भूतपूर्व सोवियत संघ में ही था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय मोहम्मद अयूब खान थे। इन्हीं के साथ बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ये ताशकंद गए थे और वहीं पर 10 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। डेड बॉडी हमारे यहाँ आता है, फिर से पूरा देश एक बार सदमे में चला जाता है, जो कि बहुत ही कम अंतराल, लगभग 2 सालों में हमने अपने 2 महान प्रधानमंत्री को खोया था। वो ऐसे प्रधानमंत्री जो पूरे देश के लिए प्रचलित थे, इनको हमने लगभग 2 सालों के अंदर अंदर दोनों ही प्रधानमंत्री को खोया था। फिर से एक बार इस उत्तराधिकार को लेकर के संकट हमारे सामने खड़ा हुआ कि चलो नेहरू जी के बाद तो शास्त्री जी से संभल गया, लेकिन अब शास्त्री के बाद कौन होगा? देश फिर से एक बार इस चुनौती में खड़ा हुआ कि शास्त्री के बाद अब कौन? अब आता है शास्त्री के बाद कौन? तो सवाल निकल के आया शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, हालांकि बहुत ज्यादा इनके पास अनुभव नहीं था। 1958 में एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी थी। कब? तो 1958 में एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी, पहली बात। और दूसरी बात, 1964 से लेकर 66 तक जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, तो इन्हीं के समय में ये केंद्रीय मंत्री थी जिसका नाम था सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्री के पद पर भी इन्होंने थोड़े समय का बिताया था। यही इनके पास छोटा कहिए या बड़ा कहिए 2 अनुभव था। और सबसे बड़ी बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। ये इन्होंने कहा कि हम देश के अब अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इतना आसान रास्ता नहीं था। शास्त्री जी के बाद देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए 2 व्यक्ति का नाम उभर करके आता है। एक तरफ जहां इंदिरा गांधी का नाम उभर करके आता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? इंदिरा गांधी बनेंगी। वहीं दूसरी तरफ एक और गद्दावर नेता थे जो उस समय सिंडिकेट का बहुत बड़ा हिस्से थे और पहले वो मुंबई प्रांत के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक बहुत ही गद्दावर नेता थे, ताकतवर नेता थे। मुंबई प्रांत के उस समय मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इन्होंने दावेदारी किया कि हम देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मामला आकर के यहां बिगड़ जाता है कि शास्त्री के बाद इंदिरा या मोरारजी देसाई। इंदिरा के सामने हमने बताया कि ये इनके साथ बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कुछ पदों पर रही थी कुछ समय तक, और 1958 में ये अध्यक्ष के पद पर भी रही थी। किसके अध्यक्ष? कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रही थी। ठीक है, अध्यक्ष के पद पर रही थी। मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के क्या थे? मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके थे। एक गद्दावर मंत्री थे और सिंडिकेट, चूंकि कांग्रेस में उस तरह के 2 लोग थे उस समय, एक कमजोर लोग और एक बड़े ताकतवर लोगों का एक ग्रुप था जिसको हम लोग सिंडिकेट कहते थे, उसी के ये नेतृत्व करते थे। ताकतवर व्यक्ति थे, दमदार नेता थे। इन्होंने दावेदारी कर दिया। अब ऐसी स्थिति में ये करना कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब लोगों ने कहा क्या कि भैया ऐसे में तो निर्णय नहीं निकल पाएगा, तो हम और 1 साल का समय बचा हुआ है, एक काम करते हैं, गुप्त मतदान करा लेते हैं। गुप्त मतदान में जिसके पक्ष में ज्यादा वोट जाएगा वो व्यक्ति जीत जाएगा। मोरारजी देसाई को तो लग रहा था कि मैं जीत ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सिंडिकेट का नेता हूं और सारे सिंडिकेट मेरे साथ हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था, थे भी उनके साथ। और इंदिरा गांधी एक नई व्यक्ति थी, बिल्कुल उतना इनके पास ना राजनीतिक अनुभव था ना बहुत सारी चीजें थी, इसलिए इनके पक्ष में बहुत कम ही वोट जाएगा और यही बात पर तय हो गया कि वोट पड़ जाए। लेकिन एक सवाल लोगों के दिमाग में और गुजर रहा था, जो उस समय कांग्रेस के सिंडिकेट नेता थे।
उनके दिमाग में ये बात चल रहा था कि बिना नेता बने, बिना प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई हमारे ऊपर बहुत ही दबाव डालते हैं सिंडिकेट के ऊपर और अपनी दबदबा कायम करते हैं। लेकिन अगर जिस दिन देश के ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन तो सिंडिकेट वाले को चलना फिरना तक मुश्किल कर देंगे और अपनी पूरी तरह से उनको अपने कब्जे में कर लेंगे और एक कठपुतली बना लेंगे। इससे बेहतर है कि हम एक काम करते हैं, हम अपने इशारे पे चलाने के लिए इंदिरा गांधी को गुप्त मतदान में वोट दे देते हैं और इंदिरा गांधी जब जीत जाएगी तो वो तो राजनीतिक अनुभव उसके पास उतना है नहीं, हम अपने इशारे पर इंदिरा गांधी को चलाएंगे और फिर जो चाहेंगे वो कर लेंगे। इंदिरा गांधी एक कठपुतली की तरह बन करके रह जाएगी। ये सिंडिकेट के अन्य नेताओं का विचार था और हुआ भी यही कि इंदिरा गांधी के पक्ष में ही वोट गया और इंदिरा गांधी देश के अगले तीसरे प्रधानमंत्री बन गई, यानी नेहरू जी के बाद शास्त्री जी और शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे हम पढ़ते हैं। शास्त्री की मृत्यु के से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी की एक सवाल और उठ खड़ा हुआ है। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे पहले से और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इसका पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया। यानी अब देखिए वही बात, कहानी जो इसमें नहीं लिखा गया है, जो छिपी हुई बात थी वही कहा गया कि जो मोरारजी देसाई जो काम करते ना उससे नाराज थे सिंडिकेट वाले, इसीलिए सिंडिकेट वाले ने गुप्त रूप से इंदिरा गांधी को वोट देने का मन बना लिया। लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान का निर्णय लिया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। नेतृत्व के लिए गहनता के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया और इससे भारतीय लोकतंत्र का एक परिपक्व देखा गया कि बड़ी ही सुलझे हुए तरीके से उस चीज का रास्ता निकाल लिया गया जो रास्ता हमारे लिए कठिन दिखाई दे रहा था। अब आता है क्या, इंदिरा गांधी देश के तीसरे प्रधानमंत्री बन जाती हैं। कहते हैं कि इंदिरा गांधी का कुछ जीवनी था। यहाँ पर 1917 में इंदिरा गांधी की जन्म हुई थी और 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। कहते हैं कि 1966 से और 1966 से लगभग कहा जाए तो 1977 तक वो क्या थी, देश के प्रधानमंत्री रही और फिर से 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। थोड़ा मिस्टेक हो गया है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भागीदारी भी लिया था। ये इंदिरा गांधी के बारे में बताया जा रहा है। और 58 में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे भी रही थी। यहाँ पर 64 से लेकर 66 में शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री पद पर भी रही थी। इतना से लेकर इतना तक और फिर 80 के आम चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में विजयी बनाया। गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। 71 के युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम भी उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी हत्या कर दी गई। यानी अपने छोटे ही कार्यकाल में इन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया, देश के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ तक कि इन्हीं के समय में देश में इमरजेंसी भी लगा था, 352 का इस्तेमाल भी किया गया था। ठीक, अब क्या था, प्रधानमंत्री तो बन गई, 1 साल का समय था, 66 में बनी थी, 67 में अगला देश का चुनाव होने वाला था। ऐसे में चौथा आम चुनाव तो होना ही था। अब इंदिरा गांधी के पास मात्र 1 साल का समय था जिसमें इन्हें कुछ बेहतर करना था, क्योंकि पिछला जो समय था वो तो ऐसे ही गुजर गया था। तो अब ये अगली जो 67 में जनता के पास जाती तो कुछ तो लेकर के जाने के लिए इनके पास समय चाहिए था, कुछ तो इनके कार्य चाहिए था, कोई तो उपलब्धियां होनी चाहिए जिस उपलब्धि के बल पर ये आगे बढ़ेंगे।
ऐसे ही परिस्थितियों में चौथा आम चुनाव 1967 में होना था। अब इंदिरा गांधी के सामने यहाँ कई चुनौती थी। 67 के चुनाव के लिए अपनी पृष्ठभूमि तैयार करना, कुछ काम करना, कांग्रेस के लोग नाराज थे सिंडिकेट वाले, उन्हें भी देखना, और इसी चुनाव के समय एक गैर कांग्रेसवाद का नारा भी राम मनोहर लोहिया द्वारा उभर करके आएगा, उससे भी निपटना था। और ऐसे में इंदिरा गांधी के पास राजनीतिक अनुभव का बहुत अभाव था। अब इन परिस्थितियों में भी इंदिरा गांधी काम करेंगी और आगे निकल करके बढ़ेंगी। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा थी एक तरह से इंदिरा गांधी के लिए। चुनाव का संदर्भ चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़ा बदलाव हो चुका था। निश्चित तौर पे 2 प्रधानमंत्री का जल्दी जल्दी देहावसान हो गया था। देश नए प्रधानमंत्री को पद को संभाले अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं हुआ था। इसी बीच मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्यान्न संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यातों में गिरावट के कारण ही साथ सैन्य खर्च में भी भारी बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि इस बीच हमने 2 युद्ध भी लड़ा था। 1962 का युद्ध हो या फिर हमारे यहाँ 1965 का युद्ध हो, हमने चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध लड़ा था। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में काफी इजाफा हुई थी, तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए थे। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया और गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। इनका कहना था कि कांग्रेस इसीलिए जीत रही। देखिए, सवाल यह था इस समय कि अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो समझिएगा। मान लीजिए कि 100 वोट है, इसमें से कांग्रेस को 40 ही वोट मिलता था। कितना? 40। लेकिन जो 60 वोट विपक्ष का होता था, इस विपक्ष में कई तरह के लोग हो जाते थे। ऐसे में ये 60 वोट अलग अलग बट गया। मान लीजिए किसी को 10 मिल गया, किसी को 30 मिल गया, किसी को 10 मिल गया, किसी को 10 मिल गया। ऐसे में ये सारे 60 वोट इधर उधर बढ़ जाते थे और कांग्रेस का सारा अपना वोट एक मुस्तैद 40% इधर गिर जाता था। अब 40% वोट लेकर के भी कांग्रेस क्या करती थी? सरकार बना लेती थी, और गैर कांग्रेसियों के पास इतना वोट होने के बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाते थे। इस बात को बड़ी बखूबी से राम मनोहर लोहिया ने लोगों के सामने रखा और गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। उन्होंने देखा कि यही वो समय है जब देश में कोई काम नहीं हुआ है। देश आर्थिक और सैन्य ताकत की कमजोरियों से गुजर रहा है। देश खाद्यान्न की समस्या से गुजर रहा है और सिंडिकेट यानी कांग्रेस के अंदर भी आंतरिक कलह चल रही है। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि एक गैर कांग्रेसवाद का नारा देते हुए एक मौका है जो इंदिरा गांधी को हम हरा सकते हैं। ये काम तो कर ही सकते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में इन्होंने समानता को स्थापित करने के लिए, गैर बराबरी को दूर करने के लिए इन्होंने एक नारा दिया गैर कांग्रेसवाद का कि हम कांग्रेस को हराएंगे। और इन्हीं परिस्थितियों में उत्पत्ति होती है। विपक्षी दल जन विरोधी की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बैंक बट जाते हैं, वोट बट जाते हैं के कारण ही कांग्रेस सत्ताहीन है। क्योंकि जब उनके वोट बट जाएंगे ना तो कम वोट भी ज्यादा हो जाएगा और वो जीत जाते हैं। इसी कारण से हम नहीं जीत पा रहे हैं। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी को अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। पता है ना कि उनकी कमजोरियों को पकड़ लेना कि आपस में लड़ रहे हैं तो इसका लाभ उठा करके हम क्या कर सकते हैं? कांग्रेस को हटा सकते हैं। हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबी
लोगों के हितों के खिलाफ है। यानी एक तो अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? गरीब लोगों के खिलाफ है। हाँ ठीक है, चलो हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ा। कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबी लोगों के हितों के खिलाफ है, गरीब लोगों के खिलाफ है। इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। और बड़ी ही खूबसूरती के साथ इन्होंने ये नारा दिया और युद्ध और चुनाव लड़ा भी। और ऐसा भी नहीं था कि आ जाए कांग्रेस, यानी जो कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में कभी हारी नहीं थी, ना ही लोकसभा का चुनाव हो या आम सभा का, लेकिन उसे हारने के लिए मजबूर कर दिया। और यही वो चुनाव था जहां पे इंदिरा गांधी के राज्यों में 7 राज्य उसके हाथ से निकल गए थे और 2 राज्य दल बदल से निकल गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री का पद तो इंदिरा गांधी किसी तरह से अपनी बचा ली, लेकिन राज्यों में बहुत राज्य हाथ से निकल चुके थे, जिसे हम एक राजनीतिक भूकंप का संज्ञा देते हैं। अब चुनाव का जनादेश आया तो देखते हैं क्या निकला। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। मतलब ये बात तय हो गई कि कांग्रेस को भी हराया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप, अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था। कांग्रेस को 7 राज्यों में, कितने राज्यों में? 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थी। ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी थी। यानी कई राज्यों में, एक राज्य नहीं था, कई राज्यों में उनकी सरकार गिर गई थी और इससे कमजोरियां उभरकर सामने आई थी। इसके बाद गठबंधन की सरकार बनती जरूर है, गठबंधन के साथ सरकार बनती है राज्यों में, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। यानी पहली बार अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि गठबंधन की सरकार हमारे यहाँ कब बनी थी, राज्य लेवल पर, राज्य स्तर पर, तो राज्य के स्तर पर दोस्तों पहली बार भारत में 1967 में गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछा जाए कि केंद्र के स्तर पर, यानी केंद्र के स्तर पर पहली बार भारत में गठबंधन की सरकार कब बनी थी, तो याद रखिएगा 1989 में गठबंधन की सरकार बनी थी और ये गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय मोर्चा की थी। ठीक है, हमने चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इससे उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप भी शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिक पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी भी शामिल थे। यानी सबने एक ही संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए, सत्ता में कांग्रेस को नहीं आने देना है तो नहीं आने देना है, विपक्ष में ही बैठने देना है। राज्यों में थोड़े बहुत भी हराए, अरे 7 राज्यों में हराया ना जी। जो पिछले 15 साल से किसी राज्य में हारी नहीं थी,
उसके लिए 7 राज्यों में हारना इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था। हारी। अब इसके बाद एक इस राजनीति का पहलू था दल बदल। ठीक है, 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकारों के बनने और बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव बिंदु को लेकर के चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, दल बदल कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2 दल हैं, कोई एक व्यक्ति किसी एक पार्टी के साथ उसके झंडे के तले रह करके टिकट प्राप्त कर ले और उसी के बल पर वो जीत भी जाए और जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी को जाकर समर्थन दे दे तो इसी को हम लोग दल बदल कहते हैं। और ये दल बदल की पहली घटना हमें 1967 के चुनाव में देखने को मिला, आया राम और गया राम के माध्यम से, जो हरियाणा के एक व्यक्ति थे। और वहीं से ये परिघटना हमारे देश में चल पड़ी, आया राम और गया राम की घटना और दल बदल का नियम। हालांकि आज के डेट में अधिनियम पर कानून बन चुका है, आप अब कोई व्यक्ति ऐसे वैसे में दल बदल नहीं कर सकता है, पूरी प्रक्रिया के साथ कर सकता है। तो इस चुनाव की 2 बातें हमें देख कर आई, 3 बातें पूर्ण रूप से देखा जाए तो चुनाव में निकल कर आया। पहली बात कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यहां निकल करके आई क्या कि एक कांग्रेस को हराया जा सकता है, दूसरा गठबंधन की बात यहां पे आई पहली बार गठबंधन भी दिखा और तीसरी बात दल बदल की बात भी यहां निकल करके आई। इस चुनाव की ये 3 परिघटना महत्वपूर्ण थी, 3 बातें निकल कर सामने आई। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। इस लेक्चर में हमने आपको हर वो बात बताने की कोशिश की जिसमें ये चैप्टर आगे बढ़ रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर दोस्तों के बीच में करिएगा दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपके सामने ही एक रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है, आपको उसे सेकंडों में लगेगा दबा देना है। इसके बाद आपके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।